डार्क साइड वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि जस्टिस लीग और क्राइम सिंडिकेट एक साथ मिल जाते हैं और वो लोग प्लानिंग करते हैं कि किस तरह से उनको मॉबियस को रोकना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि गौतम सिटी के अंदर वो लोग मॉबियस से मुकाबला करना शुरू करते हैं, जहां पे दोनों के दोनों सुपरमैन, दोनों वंडर वुमेन्स और सारे के सारे लोग मिलके मॉबियस को चुनौती दे रहे होते हैं। लेकिन मॉबियस एक खतरनाक किस्म का विलन है जिसके ऊपर ये सब मिलके भी भारी नहीं पड़ रहे होते हैं। और इन्हीं सारी की बैटल के बीच हमने देखा था कि वहां पे ग्रेल आती है और स्टीव ट्रेवर को अपने साथ ले जाती है किसी चीज को पूरा करने के लिए। लेकिन लास्ट एपिसोड में हमने साथ में ये भी देखा कि किस तरह से वहां पे अल्ट्रामैन की मौत हो जाती है, मॉबियस उसको जान से मार देता है। अब आगे तुम्हारी आज की कहानी की शुरुआत बेसिकली गौतम सिटी से होती है, जहां पे हमने देखा था कि पावर रिंग और हेल जॉर्डन मिलके जो है मॉबियस के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और वो किस तरह से बताती है कि किस तरह से ये चीज़ें उससे डर रही हैं और उससे नहीं डर रही हैं। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि पावर रिंग की जो अंदर वाली साइड होती है, यानी कि जेसिका क्रूज, जिसके ऊपर उसने टेक ओवर कर लिया है, अब हम उसके पास शिफ्ट हो रहे हैं। और वो कहती है, ग्रीन लैंटर्न, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम कौन हो आखिर और यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वहीं से उसको एक आवाज़ आती है कि वॉल्टूम्स के विक्टिम जो है वो तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हें नहीं देख सकता है। वॉल्टूम ने तुम्हारी बॉडी के ऊपर पोजीशन ले लिया है और तुम्हारे सोल को जो इस रिंग के अंदर धकेल दिया है जेसिका, लेकिन यहाँ से दूर भागने की कोशिश मत करना। और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे हमें पावर रिंग के अंदर दिखाया जा रहा है कि रिंग के अंदर यहाँ पे जो और भी पुराने रेडेंस रह चुके हैं जिन्होंने इस रिंग को पहना था, उन सब के सोल्स को यहाँ पे वॉल्टूम ने ट्रैप करके रखा हुआ है इस रिंग के अंदर। और जेसिका बोलती है कि ये सब कौन है, तो वो आवाज़ हमें बताती है कि ये सारे के सारे वो सोल्स हैं जिन लोगों ने इस रिंग को तुमसे पहले पहना था। ये सारे के सारे लोग जो है रिंग का शिकार हो गए और उसने उसको अपने अंदर खींच लिया। ये एक हॉलो की तरह रह गए हैं जिनका सिर्फ सोल यहाँ पे मौजूद है और ये लोग अपने नेक्स्ट विक्टिम की सर्च में यहाँ खड़े रहते हैं। लेकिन तुम्हारी बॉडी वो अभी भी जिंदा है, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम यहाँ से एस्केप कर सकती हो, तुम इस ग्रीन रेलम से बाहर निकल सकती हो और जाके अपनी पूरी की पूरी जस्टिस लीग को बचा सकती हो। तुम्हें सिर्फ मुझ तक पहुँचना होगा और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो वहीं से जेसिका पूछती है कि तुम हो कौन? तो वहीं पीछे से आवाज़ आती है कि ये झूठ बोल रहा है, यहाँ से कोई आज तक बाहर निकल के नहीं गया है, तुम हम में से एक हो चुकी हो, यहाँ से कोई चीज़ नहीं निकलती है, वॉल्टूम की लाइट से कोई भी स्केप नहीं कर सकता है, इस जहन्नुम से कोई स्केप नहीं कर सकता है। तो वहीं से हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो पावर रिंग होता है, जो कि ओरिजिनल इससे पहले जिसके पास रिंग थी वो होता है। और वहीं से वो बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ से बाहर निकली और वॉल्टूम को इस बारे में पता चल गया कि हमने तुम्हें यहाँ से जाने दिया, तो हम सबको छोड़ेगा नहीं, वो मेरी आंखें जला के राख कर देगा या मेरी आंखें निकाल के मुझी को खिला देगा या उससे भी कुछ बुरा, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकते हैं। लेकिन वहीं से जेसिका को जो आवाज़ आ रही होती है वो बोलती है, अगर तुम्हें अपने आप को बचाना है और जस्टिस लीग की मदद करनी है तो तुम्हें उस बैटरी तक पहुँचना होगा, तुम्हें चॉइस लेनी होगी अभी और इसी वक्त, तुम्हें भागना शुरू करना पड़ेगा या फिर तुम हमेशा के लिए यहीं पर कैद होकर रह जाओगी। तो वहीं से जेसिका बोलती है कि कैसे, मेरे पास तो कोई रिंग भी नहीं है। लेकिन वहीं पे जेसिका को एकदम जोश आता है और वो वहाँ से उस बैटरी की तरफ भागना शुरू करती है। और वहीं से उस दुनिया का जो पावर रिंग होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं, हम तुम्हें जाने नहीं दे सकते हैं, स्टॉप हर। वहीं पे हमें एक एपिलॉग सुनाया जा रहा है, फियर एंड करेज, डार्क एंड लाइट, गुड एंड ईवल, एज एन अमेजोन आई बिलीव देयर इज अ गुड इन एवरीवन एक्सेप्ट डार्क साइड के अलावा। जो गॉड ऑफ अपोकलिप्स है वो डेविल अमॉन्ग द स्टार्स है, उसका सोल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक और टॉक्सिक था, जैसा कि उसके पास कभी कोई सोल था ही नहीं। इन माई पास्ट मेरी डॉटर और मैं जो हूँ इससे भी इन्फेक्ट हो चुके हैं। वो डार्कनेस हमारे सामने बहुत बार आई है और उसने मेरी बेटी के ऊपर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी करी है और उससे हॉरिफिक चीज़ें भी करवाई हैं, लेकिन मैंने हमेशा से उसकी मदद करी है इस डार्कनेस से निजात पाने में और उसको कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो मेरी बेटी है डार्क साइड से कहीं ज़्यादा। जैसा कि मैं हूँ एक अमेजोन, मेरा नाम मरीना है और मैं ग्रेटेस्ट असैसिन हूँ अमंग द अमेजोनियंस, और डार्क साइड मेरा अल्टीमेट टारगेट था। मैं मैंस की दुनिया में पीछे रह गई जबकि मैं ऑलरेडी डार्क साइड को मार चुकी थी, लेकिन जो खतरा था वो कम नहीं था, क्योंकि अभी भी एंटी लाइफ इक्वेशन जो है यहाँ एग्जिस्ट करती है। एंटी लाइफ इक्वेशन इस यूनिवर्स के अंदर मोस्ट डेंजरस पावरफुल चीज़ है और जिस किसी ने भी एंटी लाइफ इक्वेशन को टेम कर लिया तो वो इस दुनिया के अंदर जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं सबके एग्जिस्टेंस के ऊपर अपना काबू पा सकता है, हर चीज़ को वो कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ग्रेल कहती है कि एंटी लाइफ इक्वेशन के जरिए कुछ और भी चीज़ की जा सकती है, वो किसी और चीज़ के भी कैपेबल है और इस वक्त वो उस चीज़ को जो है अनलॉक करने में लगी हुई है। उसने मुझसे ये कहा है कि ईविल को जो है डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बस हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और मैंने अपनी सारी की सारी ज़िंदगी ग्रेल को यही सिखाने में लगा दी है और वो उसका लिविंग प्रूफ है। डॉटर ऑफ डार्क साइड, डॉटर ऑफ माइन, आई लव हर सो। और हम लोग इसी तरह यहाँ पे ग्रेल के पास शिफ्ट होते हैं जो कि एंटी लाइफ इक्वेशन के साथ यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रही है और कहती है कि मैं यहाँ पे गॉड्स का काम कर रही हूँ, द ओल्ड गॉड्स का। आई गिव थैंक्स टू एफ्रोडाइटी, हेडिस, आर्टेमिस। उन लोगों ने हम अमेजोन्स को बनाया था मैनकाइंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन एक हॉरिफिक बैटल के बाद उन लोगों ने हमें इंस्लेव कर दिया। अमेजोन्स ने मर्दों की दुनिया को छोड़ दिया और वो इस आइलैंड पे रिट्रीट होकर छुप गए थे हमेशा के लिए। उन्होंने अपनी पीठ गॉड से फेर ली थी और इस मिशन को छोड़ के आइसोलेशन के अंदर आ गए थे, लेकिन मेरी मदर ने इस बात को रिफ्यूज़ करा और उन्होंने इस मिशन को छोड़ने से इनकार कर दिया जो मिशन उनको अमेजोन्स ने दिया था।
और शायद मैं इसी वजह से एग्जिस्ट करती हूँ ताकि मैं आगे चल के ग्रेटेस्ट अमेज़न बन सकूँ इन सब में से। मदर ने मुझे नाम दिया ग्रेल। उन्होंने मुझे ट्रेन करा कि मुझे दुनिया के अंदर अच्छे काम करने हैं, इवन तो मैं कभी भी अच्छी थी नहीं। जिस रात में पैदा हुई उस रात ज़्यूस ने जो है आधे ग्लोब को अपनी बिजली के अंदर कवर कर दिया था ताकि वो आइलैंड को प्रोटेक्ट कर सके एनिमीज से। लेकिन वो स्टॉर्म मेरे लिए नहीं था, बल्कि वो ज़्यूस की अपनी बेटी की डायना के लिए था। हिप्पोलिटा ने डायना को जन्म दिया जंगल के अंदर, लेकिन मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया उसी रात एक फॉरबिडन पहाड़ी के ऊपर। ठीक उसी रात डायना और मैं एक सिमेट्री की तरह डिजाइन किए गए थे। हम लोग एक तरह की किस्मत बन चुके थे जो दोनों एक साथ जुड़ चुके थे। और ओरेकल्स ने इस बात को भी बताया कि हम लोग जो है हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड होकर रह गए हैं। और अगर हिप्पोलिटा या किसी और को पता चलता कि मैं इस वक्त कहाँ मौजूद हूँ और मेरी बर्थ हुई है, तो वो लोग शायद मुझे ढूंढ के उस वक्त जान से मार देते। मेरी माँ के पास और कोई रास्ता नहीं था मुझे बचाने के अलावा कि उन्होंने थेमेस्केरा पे अपनी सारी की सारी जिंदगी को छोड़ के वहाँ से निकलने का फैसला किया। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल जो है मरीना ब्लैक, जिसके हाथ में इस वक्त उसकी बेटी ग्रेल मौजूद है, वो देख रही होती है कि किस तरह से यहाँ पे डायना पैदा हो रही है। लेकिन अचानक जब वो यहाँ छुप के देख रही होती है तो ग्रेल रोना शुरू कर देती है। और वहाँ पे जो ओरेकल्स होती है बोलती है कि मरीना ये तुम क्या कर रही हो, उसने उसको देख लिया है। मदर ने मुझे कभी भी नहीं बताया कि एग्जैक्टली उस रात हुआ क्या था जिस रात मैं और डायना पैदा हुए थे। बस उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ इस आइलैंड को छोड़ दिया। जब उन्होंने इस आइलैंड को छोड़ा था तो ज़्यूस ने हर तरह का तूफान भेज दिया था हमें डुबाने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि मरीना बोलती है हमें माफ कर दो ज़्यूस, हमें छोड़ दो प्लीज। वो ओरेकल नजूमी जो है वो गलत हैं। मेरी डॉटर कभी भी इस दुनिया को बर्बाद नहीं करेगी, बल्कि मेरी बेटी इस दुनिया को बचाएगी। आई स्वेयर इट। इसे हम देखते हैं ग्रेल बताती है कि डिस्पाइट द स्टॉर्म्स हम लोग फिर भी सर्वाइव कर गए। हम लोग समंदर के अंदर काफी दिन तक सफर करते रहे और फाइनली हमें एक जगह मिली जो कि एक मैंस वर्ल्ड था। और जब हम उस जगह पे पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ पे लोग जो हैं वो विलेजर्स का स्लॉटर कर रहे हैं। लेकिन मरीना बोलती है कि मैं बस यहाँ से गुजरना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। लेकिन उन मर्दों ने एक गलती कर दी। ऑल्दो मेरी मदर जो है ग्रेटेस्ट असैसिन हुआ करती थी अमेज़न्स के बीच, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी जिंदगियों को बख्श दिया। लेकिन मैंने नहीं बख्शा। और हम देखते हैं कि जब ग्रेल छोटी सी होती, सिर्फ एक गोद की बच्ची, तो उसके पास डार्क साइड की ओमेगा पावर्स होती हैं और वो अपनी ओमेगा बीम का इस्तेमाल करके वहाँ पे उन सारे के सारे लोगों को मार देती है। और ग्रेल बताती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि जब मैं उनको मार रही थी, उनकी चीखों की आवाज़ें आ रही थी, तो मैं वहाँ पे मुस्कुरा रही थी और खुश हो रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस तरह से इस चीज़ को सरपास करना है, मुझे इस चीज़ को दबा के रखना है, इस डार्कनेस को बाहर नहीं निकालना है। उन्होंने मुझे ट्रेन करा एक ट्रू अमेज़न की तरह। लेकिन कभी कभार मैं अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती थी। मैं जो हूँ अथीना के स्क्रॉल्स को पढ़ा करती थी जब तक मेरी आंखों के अंदर रोशनी बुझ ना जाती थी और मैं थक के सो ना जाती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती थी। और मैं अपने फादर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि मेरे अंदर जितना भी इविल मौजूद था वो सब उन्हीं की वजह से था। कभी कभार जब मैं लेटा करती थी तो मुझे दिमाग के अंदर अजीब गरीब विजन्स आया करते थे, मुझे चीखों और चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी। मैं उनको ना सुनने की कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने आ जाते थे। वो मेरे सामने आते थे जैसा मैं उनको पसंद करती हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि ग्रेल के ख्वाबों में डार्क साइड आता था और वो कहता था यू बिलोंग टू मी। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रेल वहाँ पे उठ जाती है, नींद में अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि जब मैं उस नाइटमेयर से उठी मैं अपनी माँ के पास भागते हुए गई। मैंने उनको अपने पास पाया, लेकिन उस वक्त मेरी थॉट्स बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। और हम देखते हैं कि ग्रेल अपनी माँ के ऊपर ही अटैक करती है और अचानक वो होश में आती है। और ग्रेल बताती है कि मेरी माँ ने मुझे कभी भी मारा नहीं, मुझ पर कभी चिल्लाई नहीं, बल्कि हमेशा मुझे अपने पास रखा। लेकिन उसके बाद से सारी की सारी चीज़ें बदल गई क्योंकि अगले दिन हम लोग ट्रैवल करके रोम में गए। वहाँ पे एक सीक्रेट कैरावान मौजूद था एक 7 हिल्स के पास। मेरी माँ ने काउंटलेस टाइम्स जो है मुझे वो कहानी सुनाई है कि किस तरह से उन्होंने एक ग्रिफिन को बीट कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी ज़िंदगी को बख्श दिया था। और उसके बदले में उसने इस बात का वादा करा था कि वो ज़िंदगी भर मेरी माँ की खिदमत करेगा, उनका गुलाम बन के रहेगा। और अब मेरी माँ जो अपने प्रॉमिस को कलेक्ट करने के लिए आई थी। ये ग्रिफिन जो है हमारा सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साथी बन सकता था, जैसा कि मेरी मॉम ने कहा था। ग्रिफिन को मेरी माँ मेरे पास ले आई और वो हर रात मेरे पास रहता था, मुझे वॉच करता था और मुझे प्रोटेक्ट करता था हर एक चीज़ से। और फॉर डिकेड्स हम लोग इसी तरह जो है हिडन रहे और यहाँ से वहाँ अपनी अलग अलग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते रहे। अक्सर मेरी माँ जो है वो मैंस की वॉर के अंदर हिस्सा लिया करती थी। उसके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन उसने कुछ दोस्त भी बनाए थे। लेकिन जब भी वो दोस्त उसके करीब आने की कोशिश करता था तो मैं अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती थी और उसके दोस्तों की मौत हो जाया करती थी। और इन दी एंड हम दोनों ही दोबारा आखिर में बचते थे। ऑल्दो मेरी माँ इसके ऊपर अफसोस किया करती थी, रोया करती थी, लेकिन वो जानती थी कि ये हमारे अच्छे के लिए ही है क्योंकि ह्यूमंस वो सिर्फ मोर्टल्स हैं और हम दोनों वो उससे कुछ ज़्यादा ही हैं। और फिर एक दिन ऐसा आया जब हमने शुरुआत करी डार्क साइड को डिस्ट्रॉय करने के बारे में एक प्लान बनाने की। मेरे मदर को वो आखिरी ब्लाइंड विच मिल गई थी जिसने वो सारी की सारी प्रोफेसीज दी थी। उसके पास एक आंख मौजूद थी जिसको आई ऑफ सीइंग कहा जाता था। डिस्पाइट द मदर प्रोटेस्ट मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था डिले करने के लिए, तो इसलिए मैंने उससे कोई सलाम दुआ करी, ना ही बातचीत करी। मैंने सीधा उस चुड़ैल की जान ले ली और उसकी जो आंख थी वो मैंने ले ली, जिसके जरिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। मुझे पता चला कि किस तरह से एंटी मॉनिटर जो है वो मेरे फादर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैंने एंटी मॉनिटर की तलाश शुरू कर दी। मैंने सारी की सारी मल्टीवर्स इसके अंदर ट्रैवल करना शुरू कर दिया और आखिरकार उसको ढूंढ के ये बात बता दी कि किस तरह से वो एंटी लाइफ से अपनी जान छुड़वा सकता है। अगर वो मेरे बाप को मार देता तो उसके जरिए गॉड्स और इमोर्टल के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, और यही सब जो है हमें करना था। और इस तरह हम देखते हैं कि मरीना पूछती है
कि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रही हूँ ग्रेल, ये सब हो क्या रहा है। तो वहीं से ग्रेल बोलती है कि मेरी माँ आप फिक्र बिल्कुल भी ना कीजिए, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, वो बिल्कुल तैयार है। आपका जो ये बीस्ट है इसने मुझे कभी भी पसंद नहीं करा। लेकिन मरीना बोलती है कि ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है ग्रेल। तो फिर हमारा प्लान क्या था मदर? तो मरीना बोलती है कि हमारा प्लान ये था कि हमें तुम्हारे फादर को ख़त्म करना है और इस दुनिया को प्रोटेक्ट करना इस तरह की दूसरी चीज़ों से। तो ग्रेल बोलती है कि ये तो हमने कर दिखाया है, वो मर चुके हैं। तो मरीना बोलती है कि हाँ वो तो मर चुके हैं, लेकिन मोबियस अभी भी यहाँ कहीं बाहर जिंदा है। तो इसे ग्रेल बोलती है हाँ आप ये बात शायद ठीक कह रही हैं, मैंने इस बात को शायद गलत अस्यूम कर लिया था कि एंटी मॉनिटर जब एक बार फ्री हो जाएगा तो वो हमारी दुनिया को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि वो हमारी दुनिया को छोड़ने वाला है। तो मरीना बोलती है कि तुम जानती हो ना कि जब तुम झूठ बोल रही होती हो तो मुझे पता चल जाता है। तो मरीना बोलती है कि अगर मैं आपको ये बात बताती कि एंटी लाइफ छूने से पहले भी वो एक किलर था तो आप मुझे कभी भी इस मिशन के ऊपर एंगेज ना होने देती, आप एंटी मॉनिटर से मुझे कभी भी मिलने नहीं देती, क्योंकि वो एक पहले से डिस्ट्रॉयर और एक ईविल इंसान था। लेकिन मैं इस बात को जानती थी कि सिर्फ एंटी मॉनिटर ही ऐसा शख्स है जो कि डार्क साइड को उसके घुटनों पर लेकर आ सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है माँ, ये रिचुअल जो है अंडरवे है, बहुत जल्द मैं वो तरीका खोज के निकाल ही लूंगी जिसके जरिए ना सिर्फ मैं मोबियस को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ बल्कि मैं बदला ले सकती हूँ अपने फादर और अमेज़ॉन्स दोनों से ही, और ये मर्द उसमें हमारी मदद करेगा, स्टीव ट्रेवर। लेकिन वहीं से मरीना बोलती है कि रेवेंज जो है वो अमेज़ॉन्स का तरीका नहीं है कभी भी ग्रेल। लेकिन ग्रेल चिल्लाते हुए बोलती है कि हम अमेज़ॉन से बेहतर हैं। अब मुझे नजर आ रहा है कि उसने तुम्हारे अंदर क्या देखा था डायना ने, पोटेंशियल। तो वहीं से स्टीव ट्रेवर बोलता है कि लेडी मैं तो यहाँ खड़े होकर सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि जब तुम डायना के हाथ लगोगी अगली बार तो क्या तमाशा होने वाला है। लेकिन ग्रेल बोलती है कि वो रानी की बेटी सड़ेगी और कुछ भी नहीं। तुम वो पहले मर्द थे जिसने थेमेस्केरा की मट्टी को छुआ था, और ओरेकल्स के मुताबिक वही शख्स जो है इस दुनिया को बचाएगा या इसको डिस्ट्रॉय करेगा। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेल उसके करीब आने लगती है, लेकिन मरीना बोलती है कि ग्रेल जरा रुक जाओ, वो पहला नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में ग्रेल आके उसको जोर से किस कर लेती है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं जेसिका ड्रू के पास, जहाँ पे उसको वो आवाज़ कहती है कि तुम तकरीबन पहुंच चुकी हो जेसिका, तुम पहुंच चुकी हो, बस थोड़ा सा और। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पावर रिंग उसके पास आ जाता है, उसको रोकने की कोशिश करता है उसको पकड़ते हुए, और बेसिकली उसको बताता है कि किस तरह से वो हमेशा उसकी तरह ही डरते हुए आई है, उसको अभी भी डरना ही होगा, उसको अब यहाँ पे हमेशा के लिए छुप के रहना होगा, और ये सबके भलाई के लिए है। लेकिन हम देखते हैं कि जेसिका क्रूज इस बात का फैसला कर लेती है कि वो इसकी तरह डरपोक नहीं है और वो यहाँ कभी भी छुप के नहीं रहेगी, और इसी तरह वो उसको यहाँ से लात मारती है और सीधा उस बैटरी की तरफ भागना शुरू करती है। लेकिन पावर रिंग बोलता है कि नहीं, हम तुम्हें यहाँ से एस्केप करने नहीं दे सकते हैं, तुम यहाँ से कभी भी नहीं भाग पाओगी। लेकिन यहीं अगले पल हम देखते हैं कि ग्रेल अपनी जो रिचुअल परफॉर्म कर रही है वो यहाँ स्टीव ट्रेवर को जोर से किस कर रही होती है, और किसी किस्म का वो रिचुअल परफॉर्म करके एंटी लाइफ इक्वेशन को उसके साथ जोड़ रही है। लेकिन मरीना बोलती है कि ग्रेल तुम्हें रुकना होगा। लेकिन ग्रेल बोलती है कि ये बहुत ही डिलीशियस था, और अगले पल हम देखते हैं कि वो एंटी लाइफ इक्वेशन सीधा जो है स्टीव ट्रेवर की बॉडी के अंदर घुसती है, जहाँ पे वो चिल्लाना शुरू करता है। और वहीं से ग्रेल बोलती है ओह जब डायना देखेगी तुम्हें तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन स्टीव ट्रेवर बोलता है कि ये क्या, तुमने आखिरकार मेरे साथ ये क्या कर दिया है। लेकिन ग्रेल बोलती है कि तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि मैंने क्या करा है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि स्टीव ट्रेवर यहाँ पे एक अजीब और गरीब किस्म की बीइंग बन चुका है, जिसके पास एंटी लाइफ इक्वेशन की पावर आ गई है। और इसी तरह यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं जेसिका क्रूज के पास, जहाँ पे वो भागने की कोशिश कर रही होती है, और वो कहता है बस आ जाओ मेरे पास, मैं यहीं खड़ा हूँ। लेकिन वैसे जेसिका क्रूज बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, लेकिन मेरे पास एक आखिरी सवाल है जिसका मुझे जवाब चाहिए कि अगर तुम पावर रिंग की सेंट्रल बैटरी हो तो तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो, तुम मुझे यहाँ से निकलने में क्यों मदद कर रही हो। लेकिन वहीं से आवाज़ आती है जेसिका मैं कोई बैटरी नहीं हूँ, बल्कि ये मैं हूँ साइबॉर्ग। तो हम देखते हैं कि साइबॉर्ग बेसिकली पावर रिंग की जो रिंग के साथ जुड़ा था उसको आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था। दरअसल वो उसमें फेल नहीं हुआ था, बल्कि वो अभी भी उसकी रिंग के अंदर ही मौजूद था और उसको आज़ाद करवाने की कोशिश कर रहा है। टू बी कंटिन्यूड।